जब भी वेस्टर्न मूवीज की बात होती है तो डॉलर्स ट्रिलॉजी का नाम हमेशा लिया जाता है। 1960 के दशक में इटालियन डायरेक्टर्स ने वेस्टर्न मूवीज बनाना स्टार्ट किया और उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था जो कि हॉलीवुड की वेस्टर्न मूवीज से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस ट्रिलॉजी को अ मैन विद नो नेम ट्रिलॉजी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि तीनों ही फिल्म्स में जो मेन कैरेक्टर है जो क्लिंट ईस्टवुड ने प्ले किया उसका कोई नाम नहीं है। फिल्म के जो बाकी के कैरेक्टर्स होते हैं उसे नाम देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वेस्टर्न मूवीज के शौकीन हैं तो आपको ये डॉलर्स ट्रिलॉजी एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो आज हमारे चैनल पे मैं डॉलर्स ट्रिलॉजी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूँ। तो आज पहले ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स जो पहली फिल्म है डॉलर्स ट्रिलॉजी की उसकी कहानी देखते हैं, उसके बाद हम बाकी की फिल्मों की कहानी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त इटालियन स्पैगेटी वेस्टर्न फिल्म ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स की कहानी। एक अजनबी जो एक गन फाइटर है वो मैक्सिकन अमेरिकन बॉर्डर पर बसे छोटे से गांव सैन मिगेल में आता है। वो देखता है बिल्कुल बेजान और सुनसान सा गांव है ये। गांव के होटल का मालिक का नाम है सिल्वानीटो। वो अजनबी को गांव पर कंट्रोल पाने की होड़ में लगे दो तस्कर गैंग्स के बीच झगड़े के बारे में बताता है, रोजो ब्रदर्स और जॉन बैक्स्टर। ये दोनों गैंग्स हथियारों की तस्करी और गैर कानूनी शराब का बिजनेस करते हैं, लेकिन एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं ताकि गांव के सारे बिजनेस पर उनका कंट्रोल हो जाए। अब अजनबी कहता है पैसा कमाने के लिए ये जगह सबसे बढ़िया है। दोनों गैंग्स को आपस में लड़ाने की ऐसी प्लानिंग करेगा कि ये दूसरे को खत्म करने के चक्कर में मारे जाएंगे और मैं खूब सारा पैसा बना लूंगा। लेकिन सल्वनिटो कहता है इतना आसान नहीं है क्योंकि ये बैक्स्टर गैंग तो इतना मजबूत नहीं है, थोड़े डरपोक है। लेकिन जो रोजो ब्रदर्स हैं उनका गैंग खतरनाक है, खासकर उनका जो दूसरा भाई रेमोन, वो बहुत तेज बंदूक चलाता है। अजनबी कहता है देख लेंगे इस रेमोन को। अब अजनबी 4 लोगों को गोली मारकर दोनों गैंग्स को अपनी गोली चलाने की तूफानी स्पीड से इंप्रेस करता है। इन बदमाशों ने शहर में एंट्री करते समय अजनबी की बेइज्जती की थी। अब एक दिन इस गांव में मैक्सिकन सैनिकों की एक टुकड़ी आकर रुकती है। सभी देख रहे हैं और अजनबी भी। इनके पास कोई कीमती चीज है, मतलब स्टेज कोच में सोना ही हो सकता है। अब रात को ये सैनिक वही आराम करते हैं और सुबह चुपचाप निकल जाते हैं। अजनबी और सिल्वानीटो इनका पीछा करते हैं। अजनबी देख रहा है कि ये मैक्सिकन सैनिक सोने की एक पेटी के बदले राइफल्स खरीदने आए हैं। लेकिन होता क्या है, अचानक से उन पर हमला हो जाता है और ये अमेरिकन सैनिक पूरी मैक्सिकन टुकड़ी को खत्म कर देते हैं। ये कत्लेआम अजनबी देख रहा है और अजनबी समझ गया कि ये कोई अमेरिकन सेना नहीं है बल्कि मैक्सिकन गैंग है जो अमेरिकन सैनिक की ड्रेस में आए हैं और मैक्सिकन आर्मी को चकमा दे दिया। सिल्वानीटो कहता है ये जो इनका लीडर है, जो सबसे तेज बंदूक चला रहा है, यही है रेमोन। तो अमेरिकन सेना के वेश में आए रोजो गैंग ने धोखा दे दिया मैक्सिकन टुकड़ी को और सोना लूट लिया। अब अजनबी यहां से अपना प्लान शुरू करता है। अजनबी मारे गए 2 मैक्सिकन सैनिकों की बॉडीज को पास के कब्रिस्तान में ले जाता है और उन्हें एक कब्र के सहारे बैठा देता है ताकि वो दूर से देखने में जिंदा लगे। अब अजनबी दोनों गैंग्स को जानकारी बेचता है और दावा करता है कि हमले में 2 मैक्सिकन सैनिक बच गए हैं। दोनों गैंग्स कब्रिस्तान की ओर भागते हैं। बैक्स्टर गैंग और रोजो गैंग अब आ चुके हैं कब्रिस्तान में। बैक्स्टर्स गैंग किसी तरह से चाहते हैं कि दोनों सोल्जर्स को अपने साथ ले जाएं ताकि ये दोनों कोर्ट में रोजो गैंग के खिलाफ उस कत्लेआम की गवाही दें और फिर कोर्ट से ऑर्डर आए और सरकार खत्म कर दे रोजो गैंग को और एक तरीके से फिर उनका कब्जा हो जाएगा पूरे गांव पर। लेकिन होता क्या है, रेमन उन दोनों सोल्जर को मार देता है। इस लड़ाई में बैक्स्टर का बेटा एंटोनियो को रेमोन अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है और जॉन बैक्स्टर देखता ही रह जाता है। जब रोजोस और बैक्स्टर लड़ रहे होते हैं, अजनबी सोने के लिए रोजो गैंग के गोदाम की खोज करता है और गलती से एक महिला मैरीसोल को मार गिराता है। वो बेहोश हो जाती है। वो उसे बैक्स्टर के पास ले जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जब रोजो गैंग वापस आता है तब देखते हैं कि मैरीसोल गायब है और रेमोन गुस्से से लाल हो जाता है। वो समझ गया कि यह बैक्स्टर ने ही मैरीसोल को किडनैप किया है। हालांकि अजनबी ने मैरीसोल को बैक्स्टर के घर पर रखा है। अब आता है अगला दिन जब मैरीसोल और एंटोनियो की अदला बदली होगी। अदला बदली के दौरान मैरीसोल का बेटा और उसका पति उससे बात करना चाहते हैं। रेमोन मैरीसोल के पति जूलियो को मारने का आदेश देता है, लेकिन सिल्वानीटो और अजनबी उसे रोकते हैं। अजनबी मैरीसोल को रेमोन के पास वापस जाने का आदेश देता है और उसके पति को अपने बेटे को घर ले जाने का आदेश देता है। उसे सिल्वानीटो से पता चलता है कि जो रेमोन ने यह कार्ड गेम के दौरान जूलियो पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और मैरीसोल को जबरदस्ती अपने पति से छीनकर ले गया, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। अब अजनबी देख रहा है कि ये कितने खतरनाक और बुरे लोग हैं जिनमें इंसानियत है ही नहीं, इनका कुछ करना होगा। अब उस रात जब रोजो ब्रदर्स जश्न मना रहे होते हैं, अजनबी ने
गार्ड्स को मार डाला, मैरिसोल को मुक्त करा दिया। मैरिसोल और उसके पति अजनबी को थैंक्स करते हैं उनकी मदद के लिए। क्योंकि गोली चलने की आवाज आई है तो अब रेमोन को लगता है कि बैक्स्टर ने मैरिसोल को भगाने में मदद की है। लेकिन रेमोन बहुत चालाक है, उसे पता चल जाता है कि ये सारा खेल अजनबी कर रहा है और अब अजनबी को पकड़ लिया जाता है। यह अजनबी था जिसने मैरिसोल को आजाद कराया था। अजनबी को टॉर्चर किया जाता है और बहुत पीटा जाता है। अजनबी घायल हो जाता है और उसे वहीं गोदाम में कैद कर देते हैं। इतना पीटने के बावजूद रेमोन पता नहीं लगा पाता मैरिसोल को आखिर कहाँ भगाया है अजनबी ने। अजनबी बहुत हिम्मत वाला है जो इतना सब झेल रहा है। हालांकि शुरू में अजनबी को सिर्फ सोने का लालच था, लेकिन मैरिसोल और उसके बच्चे का दर्द देखकर उसका मन ही बदल गया और उसने अपनी जिंदगी का जोखिम उठाया उनकी मदद करने के लिए। अब घायल होने के बावजूद अजनबी हिम्मत करता है और गोदाम से निकल जाता है और गांव के ताबूत बनाने वाले के एक ताबूत में छुप जाता है। ताबूत वाला अजनबी की मदद करता है क्योंकि वो भी इन दोनों गैंग्स के आतंक से परेशान है। अब रेमोन थोड़ी देर बाद गोदाम में आता है। अजनबी को वहां ना देखकर फिर से उसे गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि बैक्स्टर ने उसे अपने घर में छुपा रखा है। और अब रेमोन अपने गैंग से कहता है कि आज जॉन बैक्स्टर उसके गैंग और उसके परिवार को खत्म कर देंगे। और वही होता है, अचानक से हमला करता है रोजो गैंग और बैक्स्टर के घर को आग लगा देता है। और जब बैक्स्टर की फैमिली बाहर निकलती है तब रोजो गैंग उन्हें गोली मार देता है। बैक्स्टर गैंग का अंत हुआ और ये सब अजनबी दूर से देख रहा है और फिर अजनबी निकल जाता है वहां से। अब कुछ दिनों बाद ताबूत वाला बंदा अजनबी से मिलने आता है। अजनबी से बोलता है कि सिल्वानीटो को पकड़ लिया गया है और रेमोन उसे बहुत पीट रहा है, तो बार बार पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो। सिल्वानीटो ने नहीं बताया। अब अपने घाव से रिकवर हो चुका है अजनबी और अजनबी बोलता है चलो इस रेमोन और उसके गैंग को खत्म करते हैं। सिल्वानीटो को लटका रखा है और जैसे हंटर मारने वाला होता है रोजो का आदमी, तभी एक डायनामाइट फटता है और एक तरीके से डायनामाइट से स्वागत किया है अजनबी ने रोजो गैंग का। रेमोन और उसका गैंग हैरान हो जाता है कि अजनबी अकेले ही लड़ने आ गया है और अब रेमोन को चैलेंज करता है अजनबी कि रेमोन अगर हिम्मत है तो उसके दिल पर निशाने लगा। रेमोन अपने विंचेस्टर राइफल से कई सारे गोली मारता है अजनबी पर, लेकिन अजनबी हर बार गिरता, हर बार उठ जाता। रेमोन देखता आखिर ये चक्कर क्या है। अब अजनबी अपना जो कपड़ा है जिसे पोंचो बोलते हैं वो निकालता है और उसमें एक स्टील की एक प्लेट होती है, मतलब कि बुलेट प्रूफ थी उसके पास, इसलिए उसे गोली का असर नहीं हो रहा था। और अब अजनबी और रेमोन का गैंग आमने सामने है और अजनबी इतनी तेजी से गोली चलाता है कि सभी को मार देता है और रेमोन की जो राइफल है वो नीचे गिर जाती है। मतलब सबको मार दिया है, सिर्फ रेमोन बचा है। अब अजनबी रेमोन से कहता है पिस्तौल वाला आदमी अगर राइफल वाले के सामने आ जाए तो पिस्तौल वाला आदमी मारा जाता है। चलो आज देखते हैं इस बात में कितना दम है। यह बात रेमोन ने कुछ समय पहले अजनबी को बोली थी क्योंकि रेमोन को लगता है राइफल वाला हमेशा जीतता है। अब दोनों के हथियार नीचे पड़े, कौन कितनी जल्दी बुलेट लोड करेगा। अब दोनों जल्दी से बुलेट लोड करते हैं लेकिन अजनबी जीत जाता है। रेमोन कुछ सेकंड पीछे रह जाता है बुलेट लोड करने में। अब रेमोन के पसीने छूटने लगे और अजनबी पूरा कॉन्फिडेंट है, बस गोली चलने वाली है। और अजनबी इतनी तेजी से शूट करता है रेमोन को कुछ पता ही नहीं चलता और रेमोन अपनी राइफल को सिर्फ थोड़ा मोड़ ही पाता है और इसी के साथ रेमोन मारा जाता है। रेमोन मरते समय ही समझ पाए होगी, उसे हमेशा लगता था कि इस पूरे इलाके का सबसे तेज शूटर वही है, लेकिन आज उसे असली गन फाइटर का सामना हुआ और वो मारा गया। अब सिल्वानीटो को आजाद कराने के लिए एक आखिरी शॉट का इस्तेमाल करता है और उसकी रस्सी तोड़ देता है। एस्टेबान रोसो जो उसका तीसरा भाई है वो एक इमारत में छुपा है अजनबी की पीठ पर गोली मारने वाला, लेकिन सिल्वानीटो उसे गोली मार देता है। सिल्वानीटो और ताबूत बनाने वाला बंदा थैंक्स करता है अजनबी को कि इन दोनों गैंग्स से आजाद कराया अजनबी ने। अजनबी कहता है तुम्हारी मैक्सिकन सरकार उस सोने को वापस पाकर खुश हो जाएगी क्योंकि वो सोना भी रेमोन के गोदाम में अभी रखा है। सिल्वानीटो कहता है तुम इस गांव में नहीं रुकोगे। अजनबी कहता है वो एक जगह नहीं रुक सकता और अलविदा कहकर नए सफर पर निकल जाता अपने घोड़े पर। दोस्तों ए फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स वो फिल्म है जिससे क्लिंट ईस्टवुड का करियर स्टार्ट हुआ और फिर वो सुपरस्टार बन गए। उससे पहले वो कुछ टीवी सीरीज में काम किया करते थे जैसे कि रॉहाइट। और सर्जियो लियोनी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गए और चलकर आगे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन वेस्टर्न मूवीज बनाई जो आज भी देखी जाती हैं। ए फिस्ट फुल ऑफ डॉलर से जुड़ी एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इस पर इंटरनेशनल कॉपीराइट केस हो गया क्योंकि जो इटालियन डायरेक्टर है सर्जियो लियोनी, उन्होंने अकीरा कुरोसावा की जो फिल्म है जापानीज फिल्म है योजिम्बो उसकी स्टोरी कॉपी की और इटालियन फिल्म मेकर जो है उन्होंने योजिम्बो के प्रोड्यूसर से स्टोरी के कॉपीराइट नहीं लिए तो और ना ही योजिम्बो को क्रेडिट दिया। तो आगे चलकर केस कोर्ट में गया और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। इटालियन प्रोडक्शन कंपनी ने जापानीज प्रोडक्शन कंपनी जो तोहो लिमिटेड है उसे काफ़ी सारा पैसा पे किया स्टोरी कॉपी करने के लिए। हालांकि स्टोरी ज़रूर कॉपी है लेकिन ए फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स एक बेहतरीन रीमेक है योजिम्बो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।